दोस्तों हम अपनी स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं और हम आज देखेंगे कि इस खनिज एवं धातु अयस्क के जो चैप्टर है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हम अपनी स्लाइड के ऊपर आगे देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें हमें ध्यान से पढ़ना है। नंबर 1 हमारा है खनिज एवं अयस्क के बारे में पढ़ना है। हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है मैं वो पूरा पहले ब्रीफ कर दे रहा हूँ। खनिज एवं अयस्क, खनिज को मिनरल से बोला जाता है, अयस्क को ORE ओर से बोला जाता है, यानी और बोला जाता है। धातु और धातुमल के बारे में पढ़ना है, क्या होती हैं धातुएं, क्या होते हैं धातुमल। जैसा कि आप लोग सोना, चांदी या पोटेशियम ये सब चीज़ों का नाम सुने हो तो ये सब क्या होती हैं और इनके धातुमल क्या होते हैं। अब ये जैसे देखो अयस्क का मतलब क्या होता है, अभी हम लोग पूरा ब्रीफ में पढ़ेंगे। अब अयस्क के निष्कर्षण के विभिन्न चरण, ये आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जाता है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे 5 चरणों में, यानी ये पूरे चैप्टर में हमें इन 5 चरणों के बारे में पढ़ना है। ध्यान से समझना। आज का क्लास हमारा खनिज एवं अयस्क से रिलेटेड होगा। कल के क्लास में हम पूरा पढ़ेंगे अयस्क के निष्कर्षण के चरण के बारे में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास में धातु के भौतिक एवं रासायनिक गुण तथा धातु और अधातु में क्या अंतर होता है, ये पूरा का पूरा हमारा इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं खनिज क्या होता है। तो दोस्तों खनिज होता है जब कोई पदार्थ जिस रूप में खानों जैसे कारखाने होते हैं, मूल स्रोतों से आदि से प्राप्त हो तो उन्हें हम खनिज कहते हैं। जैसे ये आप देख रहे होगे एक खान की तरह यहाँ पे होगा और यहाँ से कोई पदार्थ जैसे नॉर्मल रूप में निकले। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब आप कोई कहीं गड्ढा को खोदा जा रहा हो, उसमें से आप देखे होगे कोई अगर प्लास्टिक का थैला भी निकलता है, उसमें मिट्टियाँ लगी होती हैं, बहुत सारे और भी तत्व लगे होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मूल स्रोतों से प्राप्त होना, या कह सकते हो जिस रूप में मूल स्रोतों से प्राप्त होता है उसे खनिज कहते हैं। समझ में आई बात? मतलब सीधी सी भाषा में कि जब पदार्थ केवल मूल स्रोत से, यानी जमीन से जिस तरह से भी निकले या वो कहीं से निकल रहा हो, मान लो कुछ झारखंड के साइड में जाओगे तो कुछ पहाड़ों से कोयले निकलते हैं, हीरों की खान होती है, आपको पता होगा कोयले में से ही हीरे निकलते हैं। तो वो हीरे जब नॉर्मल रूप में निकलते हों या कोयले नॉर्मल रूप में निकलते हों तो वो सब क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। क्लियर? अब आगे आपको देखना है कि ये खनिज कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो खनिज पृथ्वी के तल पर, भूपर्पटी में, समुद्र में आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कोयला और पेट्रोल, डीजल आदि ये सब भी क्या हैं? खनिज की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, या कह सकते हो खनिज होते हैं। बट ध्यान रखना, ये जो कोयला होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, जो पेट्रोल हम अपनी गाड़ियों में डालते हैं और जो डीजल हम अपनी गाड़ियों में डालते हैं, दोस्तों ये सारे की सारी चीज़ें प्रकृति में उसी तरह से फ्री कह सकते हो नहीं पाई जाती हैं जिस तरह से हम यूज करते हैं। उसको रिफाइन करना होता है। इसलिए आपने पढ़ा होगा कि अयस्कों का निष्कर्षण के कई चरण दिए होते हैं और उन चरणों से ही जाके इनको हम शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो लिखा भी गया है धातुएं जिस प्रकार की मुक्त अवस्था में दिखाई देती हैं उसी अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। क्लियर? तो हम लोग आगे देखते हैं। जैसा कि आपके सामने आ रहा है अयस्क क्या होता है, हमने देखा खनिज क्या होता है, अब हम देखेंगे अयस्क क्या होता है। तो ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में, सरलता से तथा कम लागत में हो जाता है, इसे कहते हैं अयस्क। ठीक है, जैसे मान लो एक पूरा टुकड़ा है खनिज का। ठीक है, अब इसमें कुछ छोटे छोटे अयस्क होते हैं। अब इसमें क्या करना हो, अब मान लो कि इस टुकड़े में 10 अयस्क हैं, समझ में आ रही बात, और एक टुकड़ा है जिसमें एक अयस्क है। तो इतने बड़े टुकड़े को अगर हम फोड़ेंगे, काटेंगे, तब जाके ये एक हमें पार्ट मिलेगा, और इसको हम फोड़ेंगे, काटेंगे तो हमें 10 मिलेगा। तो आप सिंपल सी बात बताओ, ये हमारा अयस्क काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि हम कम लागत में अधिक मात्रा में धातु को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से समझना, अयस्क क्या होता है? धातु का निष्कर्षण। अयस्क जो है वो एक तरह का खनिज ही होता है। ध्यान रखना, क्या होता है? खनिज ही होता है, लेकिन ऐसा खनिज जिससे हम धातु का निष्कर्षण कर सकें, कितनी मात्रा में? अधिक मात्रा में और सरलता से तथा कम लागत लगा करके, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे खनिज को हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। क्लियर? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी अयस्क, यानी जितने भी अयस्क होंगे वो क्या होंगे? खनिज तो होंगे, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होंगे। जैसा मैंने आपको बताया, मान लो ये एक आपका खनिज है, इसमें एक टुकड़ा अयस्क का है, तो ये हम इसको अयस्क नहीं कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें 10 टुकड़े हैं तो इसको हम अयस्क कह सकते हैं। क्लियर? समझ में आई बात? आगे देखते हैं। अयस्क मुख्यतः धातुओं के ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट
और कार्बोनेट। अब देखो याद रखना, ऑक्साइड का मतलब होता है उसमें ऑक्सीजन का ज़रूर से ज़रूर कोई मात्रा होगी, सल्फाइड का मतलब होता है उसमें सल्फर और ऑक्सीजन का ज़रूर से ज़रूर मात्रा होगी, सल्फेट का भी मतलब होता है, और कार्बोनेट यानी CaCO3 इस तरह CO3 यानी कार्बोनेट की मात्रा होगी। अधिकांश अयस्क में केवल एक धातु उपस्थित। तो इसके कहने का मतलब क्या होता है कि जो भी अयस्क आपको मिलेंगे उसमें मैक्सिमम जो अयस्क मिलेंगे उसमें एक ही प्रकार की धातु मिलती है। जैसे मान लो कोई अयस्क अगर वो एल्यूमिनियम का है तो उसमें एल्यूमिनियम की ही धातु पाई जाएगी, ऐसा नहीं है कि उसमें पोटेशियम भी आपको मिल जाएगा और फास्फोरस भी मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो अयस्क होते हैं उनमें अधिकांश मात्रा किसकी होती है, केवल उसमें जो धातुएँ निकलती हैं वो अधिकांश मात्रा में एक ही धातु निकलती है। ध्यान से समझिएगा। अब प्रमुख अयस्क एवं उनसे निष्कर्षित होने वाली जो धातुएं हैं उनको हम देखते हैं। तो ये कुछ धातुओं के नाम लिखे गए हैं। देखो मैग्नीशियम का जो अयस्क है उसको किस नाम से जानते हैं, मैग्नेसाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब चूंकि मैग्नीशियम का अयस्क है तो ये देखो मैग्नीशियम कार्बोनेट है। ये ध्यान से समझना, अयस्क का रूप किस रूप में है, कार्बोनेट। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखो, आप यहाँ पे पढ़े होंगे कि जो अयस्क की धातुएं होती हैं, जो धातुएं होती हैं वो किस रूप में पाई जाती हैं, ऑक्साइड में मिलेंगी, बिल्कुल ध्यान से समझना, सल्फाइड में मिलेंगी, सल्फेट में मिलेंगी और कार्बोनेट में मिलेंगी। तो कार्बोनेट के लिए CO3 आपको मिलेगा, ऑक्साइड के लिए मैंने ऑक्सीजन बताया, यहाँ सल्फाइड में SO यानी सल्फर और ऑक्सीजन जरूर मिलेगा, सल्फेट में SO4 करके मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो हम देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट, देखो CO3 मैंने आपको फार्मूला बताया। इसी तरह से जिंक कार्बोनेट जिसे हम कैलेमाइन के नाम से जानते हैं, इसे हमें याद रखना होगा दोस्तों। आपको याद करना होगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि जिंक के किसी एक अयस्क का नाम बताओ तो जिंक कार्बोनेट, ध्यान से समझना, जिंक कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये दोनों कार्बोनेट के अयस्क होते हैं। या कहा जाए कि जिंक धातु के किसी एक अयस्क का नाम बताओ तो जिंक कार्बोनेट, मैग्नीशियम धातु के किसी एक अयस्क का नाम बताओ तो मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, अब लेड की बात आती है तो PbS यानी सल्फाइड का ये अयस्क है, तो यहाँ पे देखो यस मिला है आपको। ठीक है, फिर इसी तरह से कॉपर सल्फाइड जिसे कॉपर ग्लास बोलते हैं, तो कॉपर ग्लास Cu2S सल्फाइड का मिला है। ऑक्साइड का मैंने बताया आपको ऑक्सीजन मिलेगा, तो यहाँ पे हेमेटाइट है जो आयरन का अयस्क है। ठीक है, एल्यूमिनियम Al2O3 × 2S2O ये आपके ऑक्साइड है। ऑक्साइड किस तरह से है, यहाँ पे देखो Al2O3, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, मतलब पानी की जो मात्रा होगी वो इसमें 2 मॉलिक्यूल होगी। अब इसी तरह के अयस्कों से जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से बताना चाहता हूँ। मान लो आपने क्या किया है कि एक पानी के गिलास में आपने कुछ नमक को घोल रखा है। ठीक है, अब आपको वो नमक अलग करना है। कैसे करोगे, जैसे सिंपल से एग्जांपल, आप समुद्र देखे हो, समुद्र के पानी में नमक होता है, तो उस नमक को कैसे अलग किया जाता है, तो पानी को किसी एक क्यारी में इकट्ठा कर लिया जाता है। धीरे धीरे पानी जो होता है वो वाष्प बन के उड़ जाता है। तो इसी तरह से इस पानी को हम नीचे से क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे, और जब गर्म कर देंगे दोस्तों तो ये क्या होगा, ये पानी वाष्प बन के उड़ना शुरू हो जाएगा और जो NaCl होगा यानी जो नमक होगा वो नीचे बैठ जाएगा। तो इसी तरह से जब हमें एल्युमिनियम को अलग करना होगा इससे, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O है, तो हम सबसे पहले इसको गर्म करेंगे। इसी तरह से अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो अयस्कों धातु का निष्कर्षण के चरण जो आप देखे हो वो इसी तरह से है कि हम धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं। ठीक है, इसी तरह से सिल्वर का जो अयस्क है वो AgS है, यानी सल्फाइड का अयस्क माना जाता है। कैल्शियम का जो अयस्क है CaSO4 × 2S2 है, जो कि सल्फेट का अयस्क माना जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और भी हैं जिनको आपको ध्यान से देखना होगा। कुछ अयस्कों में प्रमुख धातु के अतिरिक्त अन्य धातु भी उपस्थित हो सकते हैं, जैसे कैल्कोपायराइड जो होता है यानी CuFeS2 में तांबा और क्रोमाइट में तांबा होता है। CuFeS2 में क्या होता है, तांबा होता है। आप देख सकते हो, मैंने आपको शुरू में बताया था कि अधिकांश अयस्कों में से केवल एक तरह की धातु मिलती है। जैसे यहाँ देखो मैग्नीशियम मिलेगा, यहाँ जिंक मिलेगा, यहाँ लेड मिलेगा, यहाँ कॉपर मिलेगा,
कॉपर का मतलब तांबा होता है, ठीक है। यहाँ पे फेरस मिलेगा, सॉरी आयरन मिलेगा जिसे फेरस बोला जाता है, एल्यूमिनियम मिलेगा, यहाँ सिल्वर मिलेगा और यहाँ पे कैल्शियम मिलेगा। बट यहाँ देखो आपको कॉपर भी मिल रहा है और फेरस भी मिल रहा है, तो इसीलिए लिखा गया है कि कैल्कोपाइराइट एक ऐसा अयस्क है जहाँ से हम क्या करते हैं, कुछ दो तरह की चीज़ें हम पाते हैं, जिसमें हम कॉपर भी मिल रहा है और हमें क्या मिल रहा है, फेरस यानी आयरन भी मिल रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या पाते हैं, तांबा भी पाते हैं। क्रोमाइट यानी FeCr, तो यहाँ पे देखो क्रोमाइट FeCrO4 में क्रोमियम भी मिलता है, यानी इसमें फेरस तो मिलेगा ही, यानी आपका आयरन तो मिलेगा ही, साथ में क्रोमियम भी मिलता है। इसी तरह से इल्मेनाइट में FeTiO3 में टाइटेनियम भी के साथ आयरन या लोहा भी उपस्थित होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि तीनों धातुओं में, चाहे वो CuFeS2 हो जो कि आपका पहला लिखा गया है यहाँ पे कैल्कोपाइराइट, चाहे वो तांबा क्रोमाइट हो यानी FeCrO4 हो, चाहे आपका FeTiO3 हो, ये तीनों में एक चीज़ कॉमन है, वो तो आपका फेरस कॉमन है, यानी कि जो आयरन है वो आपको मिल ही रहा है। साथ साथ में इन अयस्कों से हमें कॉपर एक से मिल रहा है, एक से क्रोमियम मिल रहा है, एक से टाइटेनियम मिल रहा है। तो ये आपको ध्यान देना है कि कुछ ऐसे भी अयस्क होते हैं, यानी ये चीज़ें क्यों पढ़ाई जाती हैं। आपके एग्जाम में इस तरह के स्टेटमेंट पूछेगा कि क्या सभी अयस्कों से केवल एक ही प्रकार की धातु पाई जाती है, तो वो गलत होता है दोस्तों, क्योंकि कुछ अयस्क ऐसे होते हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, दो प्रकार के धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये अयस्क हमारे भारत में कहाँ कहाँ मिलते हैं, इनको हम देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है लोहा, जिसके अयस्क का क्या नाम है, हेमेटाइट, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, आपको जियोग्राफी में भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ाया गया होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो लोहे का नाम क्या है, हेमेटाइट नाम है, ठीक है। अब क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, बिहार। याद रखो, बिहार उड़ीसा का जो क्षेत्र होता है और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र होता है, ये सब बहुत ज़्यादा फेमस हैं कि ये आपको हर जगह मिलते रहेंगे। यहाँ भी देखो बिहार आपको मिल रहा है, ठीक है। हाँ, सोने के लिए आप कर्नाटक को याद रख सकते हो, जो कोलार की खान है जो बहुत फेमस है कर्नाटक के लिए, तो आप इसको याद रखने के लिए, कनक का मतलब होता है सोना, आप इसको उस शब्द से रिलेट करके इसको याद रख सकते हो, ठीक है। देखो कर्नाटक में क, न और ये लास्ट में भी क आता है, तो इस तरह से याद कर सकते हो। अब फिर ये आंध्र प्रदेश को याद कर सकते हो। एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो है बॉक्साइट, जो कि आप देखो फिर बिहार मिल रहा है। तो इसलिए कुछ राज्यों को आप बिल्कुल याद कर लो कि ये आपको मिलते ही मिलते हैं, जैसे बिहार, उड़ीसा, ये सब मिलते ही मिलते हैं। कैल्शियम का जो अयस्क है उसे हम चूना पत्थर कहते हैं, यानी अब देखो जो आप चूना लेके आते हो घर पे, उसको क्या करो, एक बॉक्स में, किसी बॉक्स में, कटोरे में रख करके, और फिर क्या करो, उस पर जब पानी डालोगे ना, तो देखो उसमें से गैसेस निकलती हैं। वो कई तरह के रिएक्शंस होते हैं, जो कि आप केमिस्ट्री में जब आगे डीप में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वो किस तरह के रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो वो कैल्शियम का अयस्क चूना पत्थर, यानी वो कैल्शियम से होता है, यानी CaO करके प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालता है। तो इस तरह से ये इसका बना होता है। अच्छा, यहाँ पे ये भी लिखा है कि जो कैल्शियम यानी चूना पत्थर, ये सभी राज्यों में पाया जाता है। ध्यान रखना, संगमरमर के रूप में यह राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो संगमरमर है वो चूना पत्थर से बना होता है। किससे बना होता है, चूना पत्थर से बना होता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि संगमरमर किससे बना होता है, चूना पत्थर से बना होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। इन धात्विक खनिजों के अतिरिक्त देश में कुछ अधात्विक खनिज जैसे अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम पाए जाते हैं। पेट्रोलियम द्रव अवस्था में भूपर्पटी से प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसे खनिज तेल भी कहते हैं। अपने देश में इसकी उपलब्धता निम्नलिखित तालिका से आप देख सकते हो। अभ्रक कहाँ पाया जाता है, मैंने आपको बिहार, उड़ीसा बहुत फेमस जगह बताई है। बहुमूल्य पत्थर, कभी भी पत्थर का नाम आएगा या संगमरमर का नाम आएगा तो वो राजस्थान आप लगा के आना, ठीक है। राजस्थान और मध्य प्रदेश यहाँ पे दिया गया है। फिर उसके बाद पेट्रोलियम दिया गया है, कहाँ से पाया जाता है, गुजरात, असम, अरब सागर, तो बिल्कुल जो सागर होते हैं वहाँ पर तो बिल्कुल मिलना ही मिलना है। फिर कावेरी, कृष्णा नदी, गोदावरी के मुहाने पर भी पेट्रोलियम हमें पाया जाता है। कोयले के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल काफ़ी फेमस है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। कल के सेशन में हम पढ़ेंगे धातुकर्म, जिसके बारे में आप लोग देखोगे पूरा का पूरा कि किस तरह से हम धातुओं का निष्कर्षण करते हैं इन अयस्कों से, या जो हमें ज़मीन से चीज़ें प्राप्त होती हैं उनसे हम कैसे धातु को निकालते हैं, इसके बारे में हम कल देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।